3, 2, 1. चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी वो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज एक और परमाणु मॉडल की चर्चा करेंगे, उसका नाम है नील्स बोर। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आज हम लोग नील्स बोर के परमाणु मॉडल पर चर्चा करेंगे। नील्स बोर जो थे उन्होंने लगभग वही परमाणु मॉडल दिया जो रदरफोर्ड ने दिया। उन्होंने केवल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर किया, है ना। जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था उसमें कुछ कमियां जो रह गई थी वो कमियां नील्स बोर ने हटाई, कम करी या दूर करी। नील्स बोर ने कहा कि किसी भी परमाणु का मध्य का हिस्सा धनावेशित होता है तथा इसके चारों ओर एक ऋणावेशित कण चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे करके ये लगातार चक्कर काटते रहते हैं और बीच वाला हिस्सा जो होता है वह धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और वे परमाणु में चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। शुरुआत के वर्षों में दो ही तत्व प्राप्त हुए, दो ही तत्व पता थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक खोज की, तब हमको तीसरा तत्व पता चला जिसका नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग वजन में बराबर हुआ करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं था। इसके बाद अगला एक नया शब्द आता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसी परमाणु की वह संख्या होती है जो उसके केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। मतलब अगर ये मान लीजिए प्रोटॉन वो है परमाणु, इसमें 11 प्रोटॉन, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11। अगर इसमें 22 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 22। जितने प्रोटॉन वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ऐसे ही अगला है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? या केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का योग है। यहाँ केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन उपस्थित है केंद्र में, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 23। इन दोनों को जोड़ देंगे, जो जोड़ आएगा वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? सबसे पहले नील्स बोर का परमाणु मॉडल पे हमने चर्चा कर ली, जिसमें उन्होंने कहा मध्य का क्षेत्र धनावेशित और चारों ओर ऋणावेशित कण घूमते रहते हैं। दूसरी बात, परमाणु क्रमांक की बात करें या परमाणु संख्या की बात करें तो दिए गए प्रोटॉनों की संख्या ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। तीसरी बात, द्रव्यमान संख्या की करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योगफल होता है वो उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम चर्चा करें तो अगला आता है समस्थानिक। समस्थानिक, इनकी ऐसे परमाणु, एक ही चीज के तो परमाणु है नहीं दुनिया में, बहुत सारे परमाणु हैं। सोने के परमाणु, चांदी के परमाणु, लोहे के परमाणु,
परमाणु तो बहुत सारे हैं, तो वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है ना, किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। मतलब परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम योग करते हैं तो उन परमाणुओं की जो द्रव्यमान संख्या आएगी वो अलग अलग होती है। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 है, ड्यूरियम की परमाणु संख्या 1 है और ट्राइटियम की परमाणु संख्या 1 है, जबकि प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 है और प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या भी 1 है। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 है, जबकि ट्राइटियम की परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3। यानी कि ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो परमाणु संख्या है, जो इनके अंदर प्रोटॉन पाए जा रहे हैं वो बराबर है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। सीधी सी बात, समस्थानिक वो है जिनकी परमाणु संख्या कैसी हो? बराबर हो। कैसी हो? तो समस्थानिक कौन से हो रहा है? जिनकी परमाणु संख्या, और अगर परमाणु संख्या बराबर है तो वो समस्थानिक हो गए। और मान लीजिए परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो नहीं है। अच्छा, दूसरा बात, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? अभी बताया मैंने कि नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसे परमाणु संख्या कहते हैं? नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या? बात समझ में आ गई दोनों? इसके बाद समस्थानिक हो गया। अब देखिए, कोई भी परमाणु हो वह उदासीन हो, कोई भी परमाणु होता है वह उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? उसका जो गर्भ होता है ये पॉजिटिव होता है, उसका जो गर्भ होता है वह पॉजिटिव होता है, जबकि चारों ओर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो मामला उदासीन हो जाएगा ना। खट्टे में कोई क्षार वाली चीज मिलाओ तो कैसा हो जाएगा? नींबू के रस में, ठीक ना, चूने का पानी मिला दो, क्या होगा? खट्टा तो नहीं रह जाएगा ना, तो उदासीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस मिल जाते हैं तो ये उदासीन हो जाता है। तो परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जब इसी परमाणु से कोई निगेटिव चार्ज निकल जाता है, मान लीजिए इसमें 12 पॉजिटिव चार्ज है और 12 निगेटिव चार्ज है, ऐसी स्थिति में ये परमाणु उदासीन हो गया। अब इसमें से एक निगेटिव चार्ज निकल गया, वाह, तो अंदर कितने निगेटिव रह गए? 11। तो इसमें अब कौन सा ज्यादा हो गया? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव ज्यादा हो गया। पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना, पॉजिटिव के 12 है, इसके 11 रह गए। तो जब ऐसी स्थिति होती है
तो ये धनावेशित कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि जब ऋणात्मक आवेश वाले कण परमाणु से निकल जाए तो उसे धनावेशित कहते हैं। अब ऋणात्मक आवेश वाले कण कौन से होते हैं? कौन से कण बताए थे हमने? इलेक्ट्रॉन। कौन से कण बताए थे? इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं तो अंदर जो कण बचते हैं उनमें धनावेशित कणों की संख्या ज्यादा हो जाती है या धनावेश हो जाता है, तो वह परमाणु से धनावेशित कण में बदल जाता है। मतलब ये एक परमाणु है, इससे जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो यह एक धनावेशित कण में परिवर्तित हो जाता है। बात क्लियर है? नहीं क्लियर? फिर से सुनो। ये एक कण है, परमाणु है, ठीक? इसमें 12 पॉजिटिव बेस है और 12 निगेटिव है। पॉजिटिव वाले कौन से होंगे? प्रोटॉन। और निगेटिव वाले कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन स्थिर होते हैं, प्रोटॉन हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। इलेक्ट्रॉन खेलते कूदते रहते चारों ओर ना, बताया था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते, नींद बोर्ड ने बताया था। इलेक्ट्रॉन खेलते कूदते रहते हैं। अब जो खेलता कूदता रहता है चोट भी लगेगी ना। अब उसी खेल में इलेक्ट्रॉन को अगर चोट लग जाती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खेल से बाहर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खेल से बाहर होगा तो कौन सी वाली पार्टी तैयार मजबूत हो जाएगी? कबड्डी हो रही है, एक पाले में 6, दूसरे पाले में 6। एक पाले के नाम निगेटिव है, एक पाले का नाम पॉजिटिव है। निगेटिव पाले का जो बंदा है उसके लग गई चोट, अब वो हो गया बेचारा बाहर। अब कौन मजबूत हो रहा है? तो बस ये इसमें हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के लग गई चोट, इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर। परमाणु से इलेक्ट्रॉन का कण बाहर हुआ तो क्या हुआ कि अंदर धनावेश की संख्या ज्यादा होगी, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होगी, तो वह परमाणु से धनावेशित कण बन गया। क्या बन गया? या धनायन बन गया, या धनायन बन गया। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो धनायन बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब वही कबड्डी वाली टीम 6 इधर 6 उधर खड़े, उसने कर ली बेईमानी, अरे फरीज कर ली बात, ठीक है हम लोग 5000 दे देंगे। और एक और निगेटिव वाला अपने साथ ले आया, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, निगेटिव वाला एक और अपने साथ ले आया। अब एक तरफ 7 हो गया, एक तरफ 6 हो गया। अब कौन मजबूत है? तो ऐसे ही इसमें जब निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये कौन सा आयन बनेगा? निगेटिव वाला बढ़ा ना, तो कौन सा बनेगा? ऋणायन बनेगा ना। मतलब जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह धनायन कहलाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ता है तो वह ऋणायन कहलाता है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, दोबारा बता देंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट आता है संयोजकता। संयोजकता यह क्या होता है? यह किसी भी तत्व की उस संख्या को दर्शाती है जो हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करे या विस्थापित करे। समझ में आई? नहीं आई? माने किसी भी तत्व की संयोजकता वह है जो उसको हाइड्रोजन से जोड़ने के लिए जरूरी है।
बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन रोटी है, रोटी में हम लोग खाते हैं। अब हम तुमसे पूछे तुम्हें कितनी भूख, तुम कहो भैया 2 रोटी। हमने कहा लीजा तुम्हें कितनी भूख, 4 रोटी। तुम लोगों ने कहा सर आप कितनी भूख, हमने कहा 10 रोटी। बात सुन, ठीक? तो तुम्हारी भूख कितनी हुई, 2, तुम्हारी मेरी 10। बात समझ में आई? ठीक यही खेल है। क्लोरीन से पूछा भैया तुम्हारी कितनी भूख, तुमने कहा भैया ये हाइड्रोजन रोटी है ना, तो क्लोरीन ने कहा भैया मेरी है। ऑक्सीजन से पूछी भैया तुम्हारी कितनी भूख, कि भैया मेरी 2। ऐसे ही कार्बन से पूछी भैया तुम्हारी कितनी भूख, 4। तो क्या मतलब हुआ इसका कि संयोजकता क्या हो गई, वे अणु जो हाइड्रोजन से संयोग स्थापित करने के लिए किसी तत्व के लिए आवश्यक है ना। बात समझ में आई? सीधे शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए किसी तत्व को जितने अणुओं की जरूरत हो, परमाणुओं की जरूरत हो, वह उसकी संयोग। बात क्लियर हो गई? एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। परमाणु हमने क्या बताया था, किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, 2 या 2 से परमाणुओं से अधिक से परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था। उसने क्या कहा था, परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता, ना बनाया जा सकता है। परमाणु के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं, बीच वाले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है ऋणावेशित, धनावेशित। और न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता, उदासीन होता है, ना धनावेशित ना ऋणावेशित। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। इसके बाद आगे हम लोगों ने देखा परमाणु संख्या। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या वह संख्या है जो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी पदार्थ की द्रव्यमान संख्या वह संख्या है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्याओं के योगफल को दर्शाती हो। इसके बाद हमारा क्या आया था, समस्थानिक, वह पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या समान हो, या वे परमाणु जिनकी पदार्थ संख्या समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर अगला आया था संयोजकता, किसी भी तत्व के पदार्थ के उन परमाणुओं की संख्या जो उसे हाइड्रोजन से जोड़ने के लिए या हाइड्रोजन से अलग करने के लिए आवश्यक हो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की। तो इस पाठ में इतना ही था। अब अगला पाठ है खनिज एवं धातु। ये हम लोग अपने ग्रीष्मावकाश के बाद यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद शुरू करेंगे। आज नहीं, ठीक है।